वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1 इन CGPSC 2019। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेपर 4 पार्ट 1 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया में तो ये है मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ID। मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे उठे हैं पेपर 4 में। आई हैव स्कोर्ड 161 आउट ऑफ 200, जो कि मेरे नॉलेज में GS पेपर्स में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स है CGPSC हिस्ट्री का, जो कि हो सकता है आने वाले रिजल्ट में थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। आई होप कि ब्रेक हो जाए, बट अभी तक 161 नॉन मैथ्स पेपर्स में हाईएस्ट स्कोर रहा है एस्पिरेंट्स का। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि पेपर 4 हाउ इट हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मी एंड फॉर मैनी पीपल। एज बार 150 प्लस स्कोर करने वाले मेरे नॉलेज में शायद 10 लोग हैं। तो अब देखते हैं कि CGPSC में जो पेपर 4 है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स एंड अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस, ये किस तरीके से एक नया गेम चेंजर बन रहा है। पहली बात तो ये है कि ये रिलेटिवली इजी पेपर है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स है, लिमिटेड सिलेबस से कहाँ से पढ़ना है ये सब सर्टिफाइड है, इस कारण ये पेपर ईजी हो जाता है। दूसरा, ये कम्स नेचुरली विथ पीपल विथ साइंस बैकग्राउंड। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो ये पेपर काफ़ी नेचुरली आता है। एंड अगर आप CGPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये डू इट योरसेल्फ सब्जेक्ट है। आप इसको विद इन 1 मंथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर 4 को। अगर आप स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए चलिए तो मुझे लगता है कि इसको 1 महीने में एक बिगिनर आराम से कवर कर सकता है। मैं अपना केस बता दूं कि मैंने भी सबसे पहले यही सब्जेक्ट को टारगेट किया था एंड कोई भी सब्जेक्ट तैयार होने के पहले सबसे पहले मेरा पेपर 4 ही तैयार हुआ था। जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी बेसिक आते हैं, और अगर किसी को क्लास 10th का भी मैथ्स बनता है तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है ये। इसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज जो पेपर 4 के साथ है, मेरे हिसाब से इसका सबसे मिनिमम कोर्स है। इसमें वन टॉपिक जो पर टॉपिक है, मुझे नहीं लगता है इसमें आधे पेज से ज़्यादा के नोट्स बन रहे हैं कहीं भी। तो अगर आपने कंसाइसली पढ़ रहा है तो लास्ट में अगर आप कंसाइज करेंगे तो इसके नोट्स मुझे नहीं लगता कि पर टॉपिक आधे पेज से ज़्यादा जा रहे हैं। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है वाला सब्जेक्ट। कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस के कीवर्ड लिखे हैं उनको क्लास 10 के बोर्ड की बुक में आप देख लीजिए एंड वहाँ से हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये गेम चेंजर नेगेटिव वे में इसलिए हो सकता है क्योंकि 2 थ्योरी पेपर के बीच में एक मैथ्स पेपर सैंडविच्ड है। और अगर आपका उस दिन टेम्परमेंट ठीक नहीं है, आप पैनिक कर रहे हैं, टाइम इज़ रनिंग आउट, तो मैथ्स सेक्शन में आप बहुत लो स्कोर करेंगे एंड इसको कंपनसेट कर पाना दोनों थ्योरेटिकल पेपर के स्कोर से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थ्योरेटिकल आंसर्स से जो मैथ्स में ट्रांजिशन है कैलकुलेशन में, ये बहुत क्रिटिकल है। ये आपने सही से कर लिया तो 140 145 प्लस स्कोर आ जाएगा, और ये आपने सही से नहीं किया तो दोनों थ्योरी पेपर अच्छे से देने के बाद भी यू विल बी स्कोरिंग समवेयर अराउंड 120 से 125। तो समझिए किस तरह से गेम चेंजर हो सकता है ये पर्टिकुलर पेपर। उसके बाद मैं आपसे बात करूँ राइट स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 4, तो मुझे लगता है कि जो पेपर 4 है डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। एक PCB है, दूसरा मैथ्स है, तीसरा अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस है। इसको प्यार से मैं एप्स बुलाता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का फंडामेंटल एकदम सही है। क्लास 10th CG बोर्ड की बुक, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा सिलेबस वाले क्वेश्चन उठ रहे हैं उसको प्रिपेयर ना करना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुझे लगा। या तो उसको लॉजिकली आंसर कर दीजिए, ठीक है, या तो उसको छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। फॉर एग्जांपल करोजन ऑफ मेटल है सिलेबस में, 2019 के मेंस में बहुत अच्छे से पूछा, कुछ करोजन से रिलेटेड कुछ पूछा था। 2020 में उसने पूछा ड्राई करोजन क्या होता है। अब इसका प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड है, टेक्निकल टर्म है। ऐसा भी नहीं है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि पूछ दिया व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स बीइंग टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कि आपने कुछ लिख दिया और उसका कुछ सही आंसर नहीं, गलत आंसर नहीं है। ये एकदम स्पेसिफिक है ड्राई करोशन क्या होता है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को आप छोड़ेंगे तो चल सकता है। दूसरे एक्स्ट्रा
करिकुलर जो एक्स्ट्रा सिलेबस से जो आने वाले क्वेश्चन है वो हो गए C3 C4 साइकिल। अब देखिए इन दोनों के नेचर में डिफरेंस है। जो पहला नेचर ऑफ क्वेश्चन है टोटली अनएक्सपेक्टेड है। C3 C4 क्वेश्चन ओवर द इयर्स, C3 C4 साइकिल वाला जो है ओवर द इयर्स बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि इस टाइप के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस वाले, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट साल के लिए प्रिपेयर करके रखिए। ऑल इन ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए क्लास 10 CG बोर्ड की बुक से बाहर जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। मैं नहीं गया था एंड मुझे नहीं लगता है मुझे मार्क्स में कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मैथ्स के लिए पहले मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे, फिर CG क्लास 10 बोर्ड की बुक लगाई, और उसके बाद मैंने ये किया कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी एग्ज़ाम के टाइम पे, एंड वैदिक और मैथमेटिशियंस की लाइफ से जो क्वेश्चन आते हैं बड़े क्वेश्चन, वो मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो मैथ्स का सिंपल अप्रोच यही था कि पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने देख लिए, क्लास 10 बोर्ड में देखा कि क्या क्या चीज़ बन सकती है, प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम के 10-15-20 दिन पहले, क्योंकि एक मैथमेटिक्स वाला जो मसल होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, क्योंकि आप साल भर GS पढ़ते हैं। तो जब भी आपका CSET का पेपर हो या फिर CGPSC मेंस के मैथ्स का सेक्शन का कुछ एग्जामिनेशन हो, तो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते रहिए, सीरियसली दीजिए और पूरे सिलेबस को चलाते रहिए। कुछ भी दिन में कुछ भी टाइम मिले आपको, स्पेशली विद इन 30 days ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, ट्राई टू गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स 15 मिनट ही देना है मैथ्स को, उतना ही मांगता है वो, उतना दीजिए। मैथमेटिशियंस रटते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिशियन रटने का फायदा क्या होता है एग्जाम हॉल में या फिर स्ट्रेस सिचुएशन में, वो आपको बाद में बताऊंगा। ऑल इन ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए, जितना सॉल्व हो जाते हैं ठीक है, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसको क्लास 10 बुक से पढ़ लीजिए, और जितने भी टॉपिक है उसके क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम्पल्स आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। ये भी आपको बताऊंगा कैसे जो एग्जाम्पल्स हैं उसने मुझे मदद करी अच्छा स्कोर करने में, ये भी मैं आपको मैथ्स वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगा। जो अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस है, काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन बनते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कीवर्ड्स हैं उनके आगे UPSC टाइप करके आप उसको गूगल करके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो लॉजिक है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, इनको ऐड करते हुए ट्राई टू टैकल द क्वेश्चंस। यहाँ का जो नेचर है पेपर 4 पार्ट 3 अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो अच्छा सिंसियर और प्रैक्टिकल अप्रोच में यही रहेगा कि जितना कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इनके बाहर कुछ आता है तो उसको मैनेज कर लीजिए। तो ये रहेगी राइट स्ट्रैटेजी। अब हर बार की तरह जैसा हम लोग देखते आए हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस, फिर उसके बेसिस में हम लोग देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, फिर वापस सिलेबस में आएंगे और देखेंगे कि फोकस एरिया कौन से है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंने मॉक टेस्ट में कैसे आंसर दिए हैं। फोकस एरियाज के बाद हम लोग देखेंगे कि नोट्स मैंने कैसे बनाए, किसी सब्जेक्ट के मैंने बनाए हो इसमें, तो उसका मैंने मॉक टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया, और उसके बाद एक्चुअल जो पेपर आया है उसको कैसे आंसर करना चाहिए। उसके स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, कंटेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। ये जो अप्रोच है ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप चीज करेंगे तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट से सीरियस एस्पिरेंट तक बहुत जल्दी आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। जो नॉर्मल एस्पिरेंट है वो इधर उधर घूमते रहेगा, 10 लोगों से एडवाइस लेगा, ये क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये लेता रहेगा। लेकिन अगर आप ये वाला अप्रोच फॉलो करेंगे, सिलेबस, पास्ट ईयर क्वेश्चन, फोकस एरियाज, नोट्स, मॉक टेस्ट, एक्चुअल पेपर, तो आप डायरेक्ट एक बिगिनर से लेके एक सीरियस कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ये भाई साहब ने जो ए अप्रोच स्टूडेंट है उसने अपना पूरी एनर्जी लगाई इधर उधर जाने में बिना एनालिसिस करे, और लास्ट में यही हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 से 3 साल के बीच में कवर कर लेना चाहिए था उनको, लेकिन इनकी छोटी छोटी गलतियों के कारण वो 5 वर्ष 5 ईयर प्लान हो गया है। तो 5 वर्षीय योजना नहीं बनाना है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। CGPSC में अटेन किया जा सकता है, मैंने खुद किया है। कोविड लॉकडाउन होता नहीं होता वो दूसरा डिफरेंस है, लेकिन आई वॉज रेडी विद इन 2 years ऑफ माई प्रिपरेशन टू गेट इट डन, ठीक है। मेरा जो मेंस था वो प्रिपेयर हो गया था बहुत अच्छे से दिसंबर 2019 में, और मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन लगभग जनवरी 2018 में। तो 2 साल के अंदर आई वॉज इन अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव
गियर, एंड जितने मॉक टेस्ट हो रहे थे आई वाज स्कोरिंग वेरी गुड, सिंगल डिजिट रैंक आ रहे थे मोस्ट ऑफ देम में। तो मेरा यही कहना है कि इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। आपके पास कोई है जो आपको स्ट्रैटेजी दे सकता है। अगर कोई आपका चाणक्य है इस पूरे CGPSC के जर्नी के दौरान, तो दैट इज सिलेबस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड फोकस एरियाज। ये तीनों जिसने समझ लिए ना, वो अपने आप ही प्लान कर लेगा उसको क्या करना है नेक्स्ट। तो टॉकिंग ऑफ सिलेबस, सिलेबस देखते हैं क्या है इस पर्टिकुलर पेपर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज 2 या पेपर 4। अब CGPSC ने इसको GS 1 2 3 4 कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले सालों में पेपर 4 ही बोला जाएगा। कोई इसको GS 2 करके तो रिफर नहीं कर रहा है CGPSC ने। पार्ट 1 देखते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। देखिए इसमें जो आंसर राइटिंग जिसमें मैं ऑब्सेस्ड हूं एक सिमेट्री को लेके, इन्होंने भी वही बिगिनर वाली मिस्टेक करी है। अगर अच्छे से केमिस्ट्री लिख देते, फिजिक्स लिख देते, बायो लिख देते एक लाइन में, और इसके अंदर जो सिलेबस डालना है वो डाल देते, और एक लाइन में रहम खाते अगर वो आधी खत्म हो भी जाती तो मुझे लगता है ज़्यादा सही होता। लेकिन ठीक है, एवरीबडी इज़ नॉट चेजिंग सिमेट्री। ये जैसा भी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। कुछ रिसेंट एडिशन और डिलीशन हुए हैं बिकॉज फ्यूज किया गया है। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट का सेक्शन एक पेपर में हुआ करते थे, मैथ्स कंप्लीटली डिफरेंट पेपर हुआ करता था। इस बार मैथ्स को और ये वाले पिछले साइंस वाले पेपर को कंबाइन किया गया है, इस कारण जो तीनों सेक्शन है उसमें एक में आ गए हैं। प्रायोरिटी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किसको कैसे करना है, लेकिन सिलेबस एक बार देख लेने के बाद इसको पढ़ लीजिए, जो भी सिलेबस में है पॉज करके आप पढ़ सकते हैं वीडियो में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट पेपर से, एंड उसकी स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा कि इसमें फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देख सकते हैं आप, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं केमिस्ट्री से। मेटल से क्वेश्चन आए हुए हैं, मेटल से क्वेश्चन आए हैं लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए मोस्टली। मेटलर्जी से क्वेश्चन आए हैं एंड 20 मार्क, 10 मार्क, 4 मार्क, 8 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं। नॉन मेटल से थोड़े से कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 8-8 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो 8 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। मैंने हिस्ट्री के पेपर में लगभग एनालिसिस करके आपको बताया हुआ है कौन सी चीज़ में क्या हो रही है, तो वही सेम लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत तगड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, 40 मार्क, 20 मार्क, 10 मार्क, 4 मार्क, 8 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। पॉलीमर से क्वेश्चन आए हुए हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से 2 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चन है, और सोप डिटर्जेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक हायरार्की क्या होती है इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चंस, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको मेटल एंड मेटलर्जी पढ़ना चाहिए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। दूसरा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना चाहिए एंड पॉलीमर्स, यहाँ से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा सोप डिटर्जेंट पढ़ना चाहिए, और चौथा जो है फिर इसके बाद आपको मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, और उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो। ठीक है, मेटल एंड मेटलर्जी पढ़ लीजिए। अगर यूजुअली 75 मार्क्स है, उसमें कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स का हमेशा केमिस्ट्री से आता है, एंड इनमें से भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 50% क्वेश्चन यहीं से आता है, मेटल, मेटलर्जी एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन पे ही फोकस करें। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में फोकस करना मेरे हिसाब से सही रहेगा इस पर्टिकुलर पेपर में। सिलेबस में मार्क कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, जो नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी रहेगी इस पर्टिकुलर पेपर में वो ये रहेगी कि आप ये मेटल से लेके करोजन ऑफ मेटल अलॉयज तक, ठीक है, मेटल से लेके अलॉयज तक पहली प्रायोरिटी। दूसरा आप ऐसा करिए कि सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके डिटर्जेंट तक ये सेकंड पढ़ लीजिए, और बाकी जो पढ़ा है और बाकी जो बचा हुआ है उसको आप लास्ट में कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री पेपर। केमिस्ट्री में लगभग 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन हर बार आते हैं। एक फंडामेंटल चेंज आया है 2019 मेंस और 2020 मेंस के बीच में। 2019 में ऐसा हुआ था कि जो सेक्शन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन एक साथ दिए थे। एक क्वेश्चन फिजिक्स का रहता था, फिर अचानक से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता था, फिर अचानक से बायो का क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है 2020 के मेंस में, मैंने देखा कि फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में अलग से थे एक साथ,
फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ थे, फिर बायो के क्वेश्चन एक साथ थे। तो इस बार क्या हो गया, हो सकता है कि पिछले बार चेकिंग करने में ढूंढ ढूंढ के चेक करना पड़ता होगा केमिस्ट्री वाले फैकल्टी को, फिर बायो वाले फैकल्टी वही ढूंढता होगा। तो इनको अपना इंडिपेंडेंट सेक्शन देने के लिए और मार्किंग को ईजी करने के लिए हो सकता है कि इस टाइप का सेपरेशन किया गया हो। तो केमिस्ट्री मैंने बता दी, प्रायोरिटी बता दी। फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स बहुत ही क्या बोलेंगे, सौतेला व्यवहार होते आया है फिजिक्स से। फिजिक्स इतना कमजोर पड़ गया था ओवर द ईयर्स कि इसमें अब नया एडिशन हुआ है। एंड इसके जो पैटर्न्स रहे क्वेश्चन के मैं बताता हूँ। यूजुअली 10 से 15 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन ही आने वाले हैं CGPSC में, और वो भी बहुत ज़्यादा हुआ तो। इसमें आप देख सकते हैं किस टाइप से जितने इलेक्ट्रिसिटी और रिफ्लेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जा रही है इनकी कहानी। तो इसमें ज़्यादा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कन्वेंशनली पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, और रिपीट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो नया न्यू एडिशंस हुए हैं सिलेबस में आप उनको पढ़ लीजिए पहले। जो कि हुए हैं मैं बता देता हूँ, सिलेबस में आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोलार सेल स्ट्रक्चर, पीएन जंक्शन, डायोड, ये वाला पार्ट, कॉजेस ऑफ एनर्जी इन सन, ये वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है जो ऐड हुए हैं, मुझे लगता है कि इसके जो नोट्स हैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेने चाहिए। और यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जितना भी पुराना पोर्शन है वो ऑलरेडी ये लोग एक्सहॉस्ट कर चुके हैं CGPSC वालों ने, तो इनके पास कोई स्कोप नहीं बनता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डायोड के आजू बाजू ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप प्लान कर लीजिए। न्यू एडिशंस पढ़ना है। दूसरा आप रिफ्लेक्शन पढ़ लीजिए, बहुत कॉमन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा आप पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मोर और लेस इसी के आजू बाजू घूमेंगे, क्योंकि स्कोप नहीं है किसी के पास क्वेश्चन पूछने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, और CGPSC अभी जो फ्लेवर दे रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी और रिफ्लेक्शन से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, और जो थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो न्यू एडिशन से आएंगे। जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉजेस ऑफ एनर्जी और सन, इनको गूगल कर लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए 4 मार्क के हिसाब से। 10 लाइन से ज़्यादा प्रिपेयर मत करिए किसी टॉपिक को। एंड बहुत ही मिनिमम एफर्ट का ये सब्जेक्ट है फिजिक्स। एंड मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि 10 मिनट के अंदर मेरा रिवाइज हो जाया करता था ये फिजिक्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन इतने बार पढ़ा चुका है बचपन से कि वो आ जाता था खुद से। तो 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा ये सब्जेक्ट आखिरी में, और इसको इतना अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए कि पेपर 3 और पेपर 4 साथ में जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं बायोलॉजी वाला सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेक्शन का पेपर 4 पार्ट 1 का अगर कोई बाहुबली है तो वो है बायोलॉजी। इसमें बेसिकली ये हो रहा है ओवर द इयर्स, जो जनरल वो है कंसेंसस इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो ये है कि यहाँ से ऑलराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड उस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पे डायग्राम बन सकता है। तो बायोलॉजी में मेरा आपको ये कहना है कि अभी जो मॉडर्न ट्रेंड है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, जैसा अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यूनिफॉर्म क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हिट है व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इक्वली क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आए हैं, एंडोक्राइन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो हर कीवर्ड से पूछे गए हैं। एंड इसको जो पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो नेचर में अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ रिसेंट टाइम्स में बायोलॉजी का, सबसे पहले आपको प्लांट बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी ऑलमोस्ट वो पूछ चुका है। और प्लांट बायोलॉजी विथ डायग्राम्स जो भी है, इनके हार्मोन्स हैं, इनकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो भी है, फ्लावर्स हैं, ओवरीज है, पॉलिनेशन है, पॉलन ट्यूब है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो दिखाया जाता है एक पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के दौरान, डबल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है। तो मेरा पहला है कि अगर कोई बिगनर है सबसे पहले प्लांट बायोलॉजी पढ़ लो। बड़े बड़े क्वेश्चंस फोटोसिंथेसिस एंड ऑल के ये बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि पहले ह्यूमन बायोलॉजी पूछी जाती थी लेकिन अब प्लांट बायोलॉजी पूछ रही है, तो पहले प्लांट बायोलॉजी कर लीजिए आप। दूसरा जो कन्वेंशनली रहा है ह्यूमन बायोलॉजी वो आप कर लीजिए, एंड डायग्राम्स पे पकड़ बनाइए।
कुछ भी हो डायग्राम्स आपको आने चाहिए चीज़ों के। एंड सिमिलरली लास्ट वाले में मैंने बताना भूल गया, केमिस्ट्री वाले में, कि केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ करना है तो केमिकल रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। कोई भी चीज़ हो रही है उसके अगर आपको केमिकल रिएक्शन पता है तो एक वैल्यू एडिशन करता है आपके पर्टिकुलर आंसर में वो। उसी तरीके से जैसे केमिकल रिएक्शन मेकअप है केमिस्ट्री का, उसी तरीके से बायोलॉजी का सबसे बड़ा जो मेकअप है या लुक है वो डायग्राम से आता है। तो आप डायग्राम अच्छे से कर लीजिए बायोलॉजी की। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि बायो ऐसा है कि बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो आप उसको जितना रिवाइज करते रहेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर लीजिए। सिलेबस देख लिया है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं, फोकस एरियाज बता दिए गए हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए। देखिए इस सब्जेक्ट के लिए मैंने ज़्यादा नोट्स तो नहीं बनाए हैं। फिजिक्स का मेरा एक नोट्स था, क्योंकि बाकी सब तो क्लास 10 के बोर्ड के बुक में मैंने हाईलाइट कर ही लिया था। अब फिजिक्स का जो बुक रहा है या फिजिक्स का जो नए नए टॉपिक रहे हैं उनका मैंने एक डॉक फाइल बना के कॉपी पेस्ट कर लिया था इंटरनेट से। तो ऑरिजिन ऑफ एनर्जी ऑफ सन ये मैंने डील कर लिया। इसको धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा और आपके नोट्स नहीं होंगे तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने डील कर लिया है। देखिए नोट्स मेकिंग का तो मेरा हमेशा से यही फंडा रहा है कि भाई कम में जितना ज़्यादा हो जाए उतना ही सही है। मैं ज़्यादा टाइप वेप नहीं करूँगा, कॉपी पेस्ट मैंने मार लिया, थोड़ा सा एडिट कर लिया एंड माई नोट्स वर रेडी। सोलर सेल डिफाइंड है, इसमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो हमने क्लास 9-10 के बच्चे जो करते हैं ना, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर मशीन, तो ये सब चीज़ मैंने इसमें भी करके रखी है। और देखिए कि बहुत सिंपल नोट्स है, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बस ये डॉक फाइल में आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैंने कर ली है। थोड़ा सा कलरफुल है क्योंकि मेरा मन लगता है रंगीन चीज़ें देखने में। तो पीएन जंक्शन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं तो मेरे को पढ़ने में ईजी हो जाता था। तो इस टाइप की चीज़ें मैंने कर ली थी एंड कुछ कुछ चीज़ें यूट्यूब के कुछ कुछ लिंक मैंने भी डाल के रखे थे ताकि कोई दिक्कत ना हो। भाई सिमिलरली डायोड देख सकते हैं, डायोड के कुछ कुछ बना लिया मैंने, डेफिनेशंस लिख दिए, वर्किंग बता दी। तो देखिए ये जो है टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्लास 11th 12th जेई या नीट के बहुत सारे लेक्चर हुए हैं और यूट्यूब में आप यार टॉपिक डाल के एनसीईआरटी एक्सप्लेन भी कर देंगे ना, या फॉर बोर्ड एग्जाम्स ये कीवर्ड डाल देंगे तब भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। जितना अच्छा सीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नहीं है यूट्यूब में, उससे ज़्यादा अच्छा सीन है बोर्ड एग्जामिनेशंस का। तो मुझे पर्सनली रियलाइज़ हुआ कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मटेरियल कंटेंट अवेलेबल है और आप लोग भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आप ये सब जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं डायोड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने देख लिए नोट्स, तो अब बातें करते हैं हम मेरे आंसर शीट के बारे में। देखिए व्हाट इज मेटल करोजन पूछा हुआ है। इसमें मैंने गलती ये करी है, मेरे को अंडरलाइन करना चाहिए था लेकिन मैंने करा नहीं है, तो अभी कर देते हैं। मेटल करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वेयर मेटल कन्वर्ट्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, अनडिजायरेबल कंपाउंड। करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट द एडवर्सली फिजिकल एंड केमिकल यूटिलिटी, ये करना चाहिए था मेरे को अंडरलाइन, जो मैंने नहीं किया था, जो मैंने अब कर दिया है। लोगों को लग रहा होगा मेरा 161 आ गया है तो बहुत ही ज़्यादा मैंने एक्सेप्शनल आंसर्स लिखे होंगे। मैंने एक्सेप्शनल आंसर नहीं करे हैं, मैंने वही वही नंबर खींचे जहाँ पे खींचे जा सकते हैं। मैथ्स वाला सेशन ठीक ठाक बना लिया था। पार्ट 1 तो हमेशा से आता ही था जिसको रिवाइज कर लिया था, और जो अप्लाइड एंड बिहेवियर साइंस है उस सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूँगा किस टाइप से उस वाले सेक्शन में नंबर खींचना है। तो काफ़ी ही स्ट्रैटेजिकल और सर्जिकल अप्रोच रहा है मेरा। कहीं मैंने एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ा है किसी चीज़ को, बट मैंने हमेशा बिलीव किया है कि कम पढ़ के इतना ज़्यादा अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें नंबर मिलते हैं। आप कितना पढ़ के आए हैं वो मैटर नहीं करता है, आप पेपर में क्या दे के भेज रहे हैं वो मैटर करता है। तो सिमिलरली यहाँ देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन कुछ पूछा था जो कि सिलेबस के बाहर का था शायद, आई गेस। तो इसको मैंने थोड़ा सा रिलेवेंट बनाने की कोशिश की। यहाँ पर खमीर वमीर लिख दिया है मैंने, एक इक्वेशन डालने की डेस्परेसी है मेरी, ताकि मेरे को उनको लगे सामने वालों को मुझे आता है। एंड ये सब कुछ कुछ चीज़ें कर दी। अब वंस अगेन वाला क्वेश्चन आता नहीं था तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, एज यू कैन सी। उसी तरीके से यहाँ पर पीएच वैल्यू पूछा है जो कि सिलेबस में नहीं था लेकिन ठीक है, आता था, साइंस के बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मैंने एक स्केल बना दिया। वही फ्लो चार्ट थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके ज़्यादा नंबर क्वेश्चन खींचने की कोशिश करी है। पैरालैक्स एरर होता है लेकिन सिलेबस के बाहर का ही लगा मुझे, वंस अगेन ये, लेकिन उसको भी आंसर करने की कोशिश करी है। जब देख रहे हैं सिलेबस के बाहर का लग रहा है मुझे,
लेकिन मुझे पता है कि मॉक टेस्ट में अगर मेरी आदत बन जाएगी सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन को डील ना करने की, तो जहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे पेपर 4 का पार्ट 3, पेपर 7 पूरा का पूरा तूफान ही आ रहा है, तो उस तूफान में कहीं ना कहीं मेरी कश्ती डूब जाएगी। तो ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको मैनेजमेंट सिखाती है। एंड कंप्लेन करने के अलावा क्या चीज़ गलत है, ये कोचिंग वालों को या फिर आपके जो टेस्ट प्रोवाइडर उनको बताने के सिवाय मुझे लगता है यू शुड मोर प्रैक्टिस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। आपको सॉल्यूशन देना है प्रशासन में आके। कमियां तो हर कोई बता देता है, आम आदमी। आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के बाहर का है, ऐसा तो नहीं कि मैं हाथ खड़े कर दूंगा दोनों के दोनों की सर नहीं आ रहा है ले लो 2 नंबर। अरे ऐसे कैसे लेने देंगे 2 नंबर, कुछ ना कुछ लिखेंगे और 1 नंबर तो खींच के जाएंगे। तो पैरेलैक्स मैंने लिख दिया है, जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी एक पर्टिकुलर स्केल को लेके, तो वो मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट कर दिया है। एंड जस्ट होप कर रहा हूँ कि 1 नंबर एटलीस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। वंस अगेन ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो ये मैंने सॉल्व करके बता दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय सोलराइजेशन? अब देखिए सोलराइजेशन मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मेरी डेस्परेसी। 2 नंबर जाने नहीं देंगे भाई, 2 नंबर में ना एटलीस्ट आधा नंबर तो लेके जाऊंगा। अब सोलराइजेशन जो मेरे को समझ में आया तो मैंने ऐसा तुक्का मार दिया, कन्वर्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी नीड्स बाय सोलर एनर्जी इज कॉल्ड सोलराइजेशन। मतलब कन्वेंशनल एनर्जी का जो कन्वर्शन है वो सोलर एनर्जी में हो रहा है, तो उसको सोलराइजेशन करके मैंने कन्विंस करने की कोशिश करी है। और थोड़ा सा और दिमाग लगाता ना तो ये 2 लाइन को मैं ऐसा यूज कर देता, कन्वेंशनल सोर्सेस टू सोलर पावर्ड सोर्सेस, ऐसा करके ऐसा बड़े बड़े गोले बना देता तो उसको भी लगता है कि भाई पढ़ के आया है और नंबर दे देता मुझे। इतना ही है, इतना ही छलावा हो पाया इस क्वेश्चन में हमसे। अब आगे देखते हैं क्या है। व्हाट इज कोशर्बर? ये तो मतलब एकदम सरेंडर ही है। अब इसका मैं क्या बताऊं कि ये कोशर्बेट मतलब क्या होता है। कुछ 2 सेकंड का मौन रखना चाहिए शायद मेरे को। अब इसका आंसर मैं अब कैसे बताऊं, कैसे बताऊं क्या होता है कोशर्बेट, लेकिन फिर भी 2 नंबर तो जाने नहीं देंगे, कुछ तो लिखेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैं लिख के आ गया। कोई स्पेशल टाइप का को पॉलीमर है शायद, ये को शरबेट से मेरे को लगा कि कोई पॉलीमर टाइप का कुछ है, तो मैंने इसमें तुक्का मार दिया। ये पता है कि ये कोई मेटल टाइप का तो है नहीं, नॉन मेटल टाइप का है नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकता है। और पॉलीमर्स या को पॉलीमर्स में को वाला जो वर्ड होता है, तो मुझे लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उस एनालॉजी के थ्रू मैंने इसको जुगाड़बंदी करने की कोशिश करी है। अगर किसी को पता है को शरबेट क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैंने आज तक गूगल नहीं किया इसको, मुझे करना चाहिए था, ये बहुत बुरी आदत है। कोई क्वेश्चन आता है टेस्ट सीरीज में, भले जितना इररिलेवेंट हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, आपको सीखना चाहिए। वो आ गया है आपकी नज़रों के सामने ना, तो उसके बारे में जान जाओ। करंट अफेयर्स और टेस्ट पेपर्स दोनों में यही है, अगर नज़रों के सामने आ गया ना तो पढ़ लो एक बार। इसने बोला एक्सप्लेन न्यूट्रिशन बायोलॉजी में, तो कुछ कुछ करने की कोशिश करी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने डाल दिया है कुछ कुछ फैक्टर्स। देखिए सिमेट्री है, अंडरलाइंड है और आंसर्ड है, ठीक है। और ली चैटलेट प्रिंसिपल भी मैंने ले आया है, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा हूँ मैं अपना साइंस बैकग्राउंड को, तो जो भी कॉमर्स वाले बच्चे घबराइए नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है 11th-12th में पढ़ाया जाता है यूजुअली हमको, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में फ्लेक्स करिएगा ये सब टर्म्स जो आपके फील्ड के हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। देखो भाई ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा है, इसका छोटा सा कंटेंट होता है, तो इसमें मैंने साइड में ना एक ग्राफ ड्रॉ करके ना दिखा दिया है कि और ये मिनरल ये, ताकि उसको देखते सब पता चल जाए कि मुझे आता है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसका मैंने मिनरल्स का डेफिनेशन दे दिया, और का डेफिनेशन दे दिया और कुछ कुछ एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कलाकारी नहीं है इसमें। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बोला है इसने, तो वही ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें बता दी हैं। इतना परफेक्ट था आंसर पता नहीं था, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा केमिस्ट्री का, मेटल और नॉन मेटल वाला, स्पेशली नॉन मेटल के जो कंपाउंड या प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ करने की कोशिश करी है, तो इसको देख लीजिए, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इस प्रकार के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। और पैरेलल रेजिस्टेंस में आप निकालोगे तो हमेशा याद करना 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। लास्ट में इस वैल्यू को पलटाना मत भूलना, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ दिक्कत होती है। मेंस में इसका आंसर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, जुलाई वाले मेंस का आंसर 1 आ रहा था,
मतलब 1/1 आ रहा था और मैं इसको पलटाना भूल गया था, घर आके मेरे को रियलाइज हुआ, लेकिन इसका आंसर 1 ही आएगा पलटा के, तो मैं लकी था। वहीं पर अगर 1/2 अगर कुछ आ जाता तो ये फिर 0.5 और 2 का डिफरेंस आ जाता, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये वाला पार्ट। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, जहाँ जहाँ पे ब्लंडर हुए वहाँ पे उसने बचाया। तो आप ये वाला किस्मत के भरोसे नहीं रहिएगा, हो सकता है आपका भगवान उस दिन साथ ना दे आपका। रेसिप्रोकेट करिएगा, है ना, मर्यादा थोड़ा मेंटेन करिए उस इक्वेशन की। एक्सप्लेन स्पाइनल कॉर्ड विद नीट डायग्राम। देखिए भाई, नीट डायग्राम हमने रटा रटाया था, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ब्रेन देखो ऐसे भी हमसे बनता नहीं है, ठीक है। वो अजीब सा इस टाइप का कुछ कुछ निकलता है, कुछ कुछ टाइप का तो बनता है यहाँ पे वो, और ऐसे ऐसे उसके मसल्स होते हैं, वो कभी बनता ही नहीं है हमसे। क्या करते हैं अब, कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से रट लिया था हमने, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं, एक फिश के पीस टाइप का है, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन। एंड यहीं पे कुछ 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 का लगा रही है बीच में, तो वो हमने रट ली थी, तो वो बन गया यहाँ से। तो उसमें लोड लेना नहीं है, 1 सेकेंड डायग्राम बनाए, लिखे फैक्ट और निकलते बने वहाँ से। एकदम मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ कलाकारी हुई है प्लांट हार्मोन से। 5 प्रकार के हार्मोन है, हर किसी को पता है। पॉइंट अगर आप एग्जामिनर को दिख रहे हैं ना, तो वो आपको नंबर देगा। अब देखो यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से सिमेट्रिकली अरेंज कर दिया है। अब बताओ इसके देखिए कौन नंबर नहीं देगा। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, सारे पॉइंट मैंने गिना दिए हैं, 5 चीज़ें हैं, और उसके बाद नंबर क्यों नहीं देगा। अब देखो इसका ऑल्टरनेट जो प्रेजेंटेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, इसको 5 में डिवाइड कर दूं मैं, यहाँ पे लिख दूं ऑक्सीजन। तो देखो कितने सारे तरीके हैं। ये आर्ट, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, ठीक है। एक ही स्पेस को हर आदमी अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है। ये मेरा अप्रोच है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब ब्लाइंडली कॉपी कर ले मेरे अप्रोच को, कि रैंक 1 ने पर्टिकुलर टाइप से लिखा है तो हम भी अपने नेचुरल एबिलिटीज खो के लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप एग्जाम में मेरे साथ बैठते और आप अपने इस अंदाज से लिखते, तो आपका अंदाज हो सकता है मेरे से ज्यादा इफेक्टिव होता, ठीक है। आप राइट हैंडेड बैट्समैन है तो आप राइट हैंडेड बैट्समैन है। इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट स्कोरर मान लीजिए लेफ्ट हैंडेड है, तो आपको लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी यूनिक एबिलिटीज को एम्ब्रेस करिए एंड ट्राई टू फिगर आउट कौन सा एक लॉजिकली या नेचुरली बेटर आंसर होगा और जो अपीलिंग होगा एक एग्जामिनर को। बस उस पर अपनी पूरा गेम टिका के रखिए, ब्लाइंडली कॉपी मत करिएगा कोई भी चीज को, अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाएगा। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिए, गिबरेलिन लिख दिए, साइटोकिनिन लिख दिए, एब्सिसिक एसिड लिख दिए, थाइलिन लिख दिए। अब देखिए, अब दो दो वर्ड के तो आंसर है इनके। यहाँ पे मैंने ऐसा 1 2 3 4 5 करके लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कुछ कुछ चीज़ें, यहाँ पे लिख दी कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तब भी अच्छा आंसर बन गया है ये, बल्कि ज़्यादा नीट आंसर है। एक तो मैं डबल मार्जिन डालने की आदत है हमें, ठीक है, यहाँ डबल मार्जिन मैंने डाल दिया, यहाँ से कर दिया, आंसर बन गया। प्रेजेंटेबल आंसर है, हर किसी को पता है, पॉइंट भी मिस नहीं हो रहे हैं एग्जामिनर से, क्योंकि आपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बता दिया कि ये पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। तो इतना हो गया एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे। यहाँ पे कुछ फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में इक्वेशन पूछा है। सबसे गंदी आदत, जब भी डायग्राम बना रहे हो साइड में मार्जिन नहीं डालते हैं कोई। इस कारण क्या होता है, इनकी जो लाइन्स है ना, छू छू के आती है मिरर को। अब मान लो इंडिया का कुछ मैप बना दिया आपने, या किसी का भी कुछ मैप बना दिया, चलो ठीक है, उनकी लाइन ना हर एक स्टेट को टच करके आएंगी। ये बहुत बेकार प्रेजेंटेशन, ऐसा मत करिएगा भगवान के लिए। चुपचाप एक डायग्राम बना रहे हैं तो उसके बाजू में थोड़ी सी मेहनत करिए, स्केल यूज करिए, इसको डब्बे में कैद करिए एंड इसके आजू बाजू आपको जितना लिखना है लिखो। प्लीज यूज स्केल, स्केल इज योर ग्रेटेस्ट वेपन अपार्ट फ्रॉम पेन। पेंसिल का यूज शायद मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है मेंस में, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं पेन से ड्रॉ करता था डायग्राम। लेकिन उस इंस्ट्रक्शन में ऐसा बोला था कि हाइलाइटर और पेंसिल का यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो मैंने वही किया है कि जितने भी डायग्राम्स उनको पेन से प्रैक्टिस करिए। तो अगर पेंसिल वाली आदत है थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि दिन खराब रहा आपका और यूएफएम अगर ना लगे और एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया है, पेन का यूज़ कर लीजिए, सिंगल कलर पेन। और ये भी डाउट आ रहा होगा लोगों को कि इनके नोट्स इतने रंगीन है तो इसने 2-3 पेन यूज़ करे होंगे एग्जामिनेशन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल एक ब्लू पेन था, वो भी ज़्यादा वाला नहीं है। 5 रुपये वाला पेन यूज़ करता था मैं एग्जाम लिखने के लिए, वो भी थोक में खरीदता था 5, तो 4 रुपये पड़ता था पर पीस।
तो वो पेन की बात नहीं है, आपने जितनी मेहनत करी है, जितने प्रैक्टिस करी है उसकी बात है। तो सिंपल सा ब्लू पेन मैंने यूज़ किया था, आप भी वही पेन यूज़ करिए। कई लोग ब्लैक यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता था कि ब्लैक थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, और मेरे को ब्लैक इंक में लिखे हुए जो टेक्स्ट है उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ब्लू वाले से ही चलाता था। और ब्लू मुझे लगता था थोड़ा सा उभर के आता है पेपर में, तो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है कलर्स, तो मैंने ब्लू ही प्रेफर किया। आप हो सकता है ब्लैक प्रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंस बता दो मेटल नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो कीवर्ड्स पकड़ना है, ठीक है। कीवर्ड्स, डिफरेंस मतलब टेबल बनाएंगे, मेटल नॉन मेटल मतलब मेटल रहेगा इस साइड, नॉन मेटल इस साइड रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे कुछ एक डिवीजन कर दो जितने पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे लिख दो फिजिकल, यहाँ पे लिख दो केमिकल, और एक और डब्बा बना दो। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब यहाँ पे आपके पॉइंट्स आते जाएंगे। नीटनेस का काम है और कुछ नहीं है, नीटनेस के ही नंबर इस पेपर में आता तो सबको है। ऐसा काम कर दीजिए, बन जाएगा। वही शायद मैंने यहाँ पे किया होगा। चलो ठीक है, मैंने फिजिकल और केमिकल का अलग से नहीं बनाया डायग्राम, लेकिन अभी में होता तो बनाता। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे कर दीजिए। वंस अगेन एक डबल मार्जिन यूज़ किया, अगर आप देख पा रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा ये बल्क ऐड करता है आपके आंसर्स में, और थोड़ा सा सॉलिड रिप्रेजेंटेशन आता है ना। तो इतनी चीज़ें और इतनी चीज़ें करनी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन 15 मार्क। यार वो भग ना जाए कहीं, वालों को एडिट कर देना ना, बहुत बेकार जोक था वो, मतलब एकदम खपत हो गई मेरी। वहाँ से एडिट कर देना और यहाँ से जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय मेकिंग अ लेबल डायग्राम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में है नहीं अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन फिर भी डाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इतना लॉन्ग इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस इतना इन फ्रंट ऑफ इट, कैलकुलेट द पोजीशन। भाई ये तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं सॉल्व कर रहा भाई इसको, क्योंकि यार मैंने प्रैक्टिस नहीं करा है, और 1/f = 1/v+1/u को चलाए हुए मेरे को 10-12 साल हो गए। मैं तो नहीं प्रैक्टिस कर रहा इसको। अब देखो नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है, तो ऐसी जगह गाड़ी फंस गई हमारी कि 15 नंबर का क्वेश्चन अटका हुआ है, और ना तो वो बन रहा है ऊपर वाला, ना तो नीचे वाला बन रहा है। तो कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन गलत हुआ तो गलत हुआ। तो इसमें डिसीजन मेकिंग दूसरा है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आता नहीं है, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है जो कि आता नहीं है। थ्योरेटिकल में कुछ कुछ फेकोलॉजी करोगे, हो सकता है कुछ मार्क्स मिल जाए। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो CGPSC में ऑल और नथिंग अप्रोच है। कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली आई कैन स्ट्रगल। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पिछले जन्म में जब सिलेबस में था तो थोड़ा बहुत याद है हमको कि क्या क्या चीज़ें होती थी। ठीक है, वंस अगेन हो सकता है एग्जाम टाइम में इतना भी याद नहीं आता, लेकिन उस दिन मॉक टेस्ट में आ गया था, तो प्लीज़ कंसिडर कर लो, है ना। चीटिंग नहीं करी है मैंने। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, देखो डब्बे में कितने नीटली क्लीन अंदर डाला हुआ है इसको, है ना। मतलब एकदम लेजेंड नेफ्रॉन है ये, कि इतने अच्छे से रखा गया है इनको, एकदम प्रिजर्व्ड है। क्लासिक पीस वाला नेफ्रॉन एक ही है। तो मैंने इसमें बता दिया कि ये ग्लोमेरुलस है, रेनल आर्टरी है, बोमेंस कैप्सूल है, PCT DCT वगैरह कुछ कुछ है। और मेरे को कुछ कुछ याद था कि ग्लूकोज ऐसा होता है, तो वही है, मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया कि बोमैन कैप्सूल होता है, कुछ कुछ होता है। मैकेनिज्म बता दिया जो मेरे को समझ में आया, जो याद आ रहा था उस टाइम पे। तो ऐसा करके मैंने मैनेज कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स है ना, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, ये मैं क्वेश्चन से उठाया मैंने। स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, क्वेश्चन को एड्रेस करना है, जितना पूछ रहा है उतना बताना है, और जितना जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको उतना ज़्यादा यूज़ करना है अपने आंसर्स में, ताकि ये लग पाए कि हाँ भाई मैं डील कर रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं डील कर रहा हूँ एक एक चीज़ से। यहाँ से एकदम दिख जाता है एग्जामिनर को कि आप डील कर रहे हैं चीज़ों को, एंड उसके लिए ईजी हो जाता है चेक करना, एंड आप भी अच्छे मार्क्स का इंतज़ार करते हैं फिर। तो बेसिकली यही रहा है PCB का मेरा टैक्टिक। सिंपल सा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्लास 10 बोर्ड से जो जो चीज़ बन पड़ता है वो करते हैं। मॉक टेस्ट के आंसर्स देख लिए, अब देखेंगे कि किस प्रकार से 2019 का पेपर डील किया जा सकता था, जैसे मैंने किया, जितना मुझे याद है अभी। ठीक है, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब इट इन ब्रीफ। बता दीजिए डेफिनेशन, एक इक्वेशन डाल दीजिए, जो भी हो, CH3COOH का ही डाल दीजिए, एसिटिक एसिड का, एंड क्लोज कर दीजिए आंसर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल और
पुरातन काल से पूछे जाने वाला CGPSC का सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बार पूछ चुका है, लास्ट 8 साल में तो मेरे ही ख्याल में 4 बार पूछा जा चुका है। तो इट्स दैट रिलेटिव whom you don't want but he visits in every second दिवाली। तो ये वो मेहमान है, थोड़ा खातिरदारी करिए इनका और डिफरेंस लिख दीजिए। एक्सप्लेन ओम्स लॉ, सिंपल सी बात है, इक्वेशन लिखना है, साइड में ग्राफ बना दीजिएगा, जो भी होता है यहाँ थीटा दिखा के कुछ कुछ बता दीजिएगा, R = V/I, इसको इस टाइप का कुछ बता दीजिएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 4 एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल सिमेट्री 1 2 3 4 ऐसे दे सकते हैं, मतलब 4 लाइन है तो 1 2 3 4 बस ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, जान दीजिए। रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम चीज़ है, ये बता दीजिए डेफिनेशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, दैट्स इट। वेल लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर ये बना दीजिए, मैंने पहले ही बताया था प्लांट बायोलॉजी पढ़नी है, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, वो अब अगर करके आएंगे तो बन जाएगा वाला क्वेश्चन, नहीं आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। वेरियस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही था, जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन, इससे आपको पता चल गया कि बायोलॉजी में अगर बोलबाला है किसी का तो डायग्राम्स का है। तो डायग्राम प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डायग्राम दिख रहा है ना बनाइए उसको, केमिस्ट्री में जो भी इक्वेशन दिख रहा है उसको बनाइए, फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स दिख रहा है उसको सॉल्व करिए, यही बेसिक कंपोनेंट है इस पार्ट के लिए। उसके बाद आता है 4 मार्क के क्वेश्चन, व्हाट आर अल्कलाइन मेटल्स, व्हाई डू दे नॉट अकर इन फ्री नेचर, ठीक है। अल्कलाइन मेटल वो होते हैं जो ग्रुप 1 वाले होते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 वाले होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहले ग्रुप वाले होते हैं अल्कलाइन मेटल। बता दीजिए अल्कलाइन मेटल क्या है, ग्रुप 1 में है, एस ब्लॉक में है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स है। व्हाई डू दे नॉट ऑकर फ्री इन नेचर, बता सकते हो भाई, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, खट से दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, वह शहीद हो जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं, है ना, इतना ही काम है। व्हाट इज टेफ्लॉन, बता दीजिए, ठीक है। टेफ्लॉन का पहले कॉम्प्लिकेटेड नेम बता दीजिए, फुल फॉर्म क्या है, ये एक पॉलीमर है इस पर्टिकुलर मोनोमर का, टेफ्लॉन का जो केमिकल नाम है वो ये है। केमिकल स्ट्रक्चर बता दीजिए उसका और उसकी यूजेस बता दीजिए। क्लास 10 बोर्ड में बहुत अच्छे से यहाँ पे ऐसा प्रॉपर्टी और यूज करके दिया हुआ है, ये वाला टेबल अगर आपने एक बार भी देखा हो CG बोर्ड से तो ये वाला क्वेश्चन डील हो जाएगा, इसको होने दीजिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ एनर्जी इन सन, जैसे मैंने बताया, मैंने डॉक फाइल प्रिपेयर करके रखी थी, मैंने फ्यूजन का रिएक्शन दिखा दिया, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिया न्यूक्लियर फ्यूजन का, एंड नंबर मिल गया इसमें। एक्सप्लेन द एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वंस अगेन मैंने बार बार बता रहा हूँ कि प्लांट बायोलॉजी बार बार पूछ रहा है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ इक्वेशन है वो देख लीजिए एंड लेट इट गो। फंक्शंस ऑफ ब्लड, 3-4 प्रकार के फंक्शन होते हैं, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है जिसमें प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं, वुंड हीलिंग हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सब हेडिंग्स दे दीजिए और क्या क्या हो रहा है उसके अंदर ये देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, एक्सचेंज हो रहा होगा, वो लिख लीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी वेस्ट है वो कैरी कर रहा है, ये लिख लीजिए। और उसके बाद रेगुलेटरी मैकेनिज्म में पीएच ले लीजिए और जो वाटर का बैलेंस होता है जो यूरिन और ब्लड के बीच में, वो मैनेज करना अगर लिख दीजिए। और डिफेंस मैकेनिज्म में ये लिख दीजिए कि इम्यून सिस्टम में WBC आ गए और वुंड हीलिंग हो गया, ये वाला मैकेनिज्म लिख दीजिए, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी, इसकी डेफिनेशन दे दीजिए। मैंने बार बार बोला है कि केमिस्ट्री में मेटलर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। मेटलर्जी देख लिए, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, बहुत ही लप्पा क्वेश्चन है क्योंकि 2-2 मार्क्स में डिवाइडेड है सब चीज़। ये 2 मार्क्स का होगा, ये लगभग 2-2 कुछ 1-1 इस टाइप का कुछ डिवीजन रहा होगा इनका, या फिर हो सकता है कि 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 का डिवीजन होगा, ठीक है। पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेंगे, निकलते बनेंगे वहाँ से, सिंपल डेफिनेशन है। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ बंच ऑफ 2 मार्कर क्वेश्चंस। उसके बाद स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पुरातन काल से पूछे जाने वाला CGPSC का प्रसिद्ध प्रश्न, इसको देख लीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म में प्लेन मिरर लिख दीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स जस्ट बाय लुकिंग एट देम, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन दिया हुआ है क्लास 10 बोर्ड में, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा पेपर आउट है, क्लास 10 बोर्ड से ही सब चीज़ें यूज़ हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो लेक्चर पॉपुलर होने के बाद अगर CGPSC बेंड कर दे और हमेशा के लिए CGPSC का श्राप आपके ऊपर लग जाए तो आई कांट गारंटी डैट,
अभी तक जो मैंने ट्रेंड देखा और जिसके हिसाब से मैंने प्लानिंग करी वो मैंने बता दी। इसके बाद क्या होता है, हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी ऑब्सोल्यूट हो जाए, हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी इतनी कॉमन हो जाए कि किसी को फिर रिलेटिव एडवांटेज ना मिले और किसी को नए स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़े। तो आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, मेरे टाइम में मैंने कैसे मैनेज किया था वो देख लिया। इतनी बात पक्की है कि मैकेनिज्म यही रहने वाला है, द मैकेनिज्म ऑफ मास्टरिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, ये चेंज नहीं होने वाला है। एंड यही चीजें आपको कहीं ना कहीं विनिंग एलिमेंट देंगी सीजीपीएससी में। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो वही है कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसमें 3-4 प्रकार के हैं। तो ये तो आपको लिखना ही है, प्लस 8 मार्क्स का है ना, तो डायग्राम भी बनाते चलो बाइनरी फिजन बडिंग का, ठीक है। और जो जो डेफिनेशन लिख रहे हैं ना उसका ऐसा 1 2 3 4 ऐसा करके डालते जाओ। तो इस पर आपको मैं उसमें बता देता हूँ आंसर शीट में। ये लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर बनेगा डायग्राम, अभी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन खींच नहीं रहा है क्योंकि स्केल नहीं है। यहाँ पे डायग्राम बना दो, है ना। बाइनरी फिजन बताना है तो ऐसा करके अमीबा प्रकट करवा दो, उसको कुछ डिवीजन करवा दो। बडिंग में ऐसा हाइड्रा उगा दो, है ना। तो ये सब बता दो और यहाँ पे बाइनरी फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके 2-4 पार्ट्स है वो बता दो। तो बायोलॉजी में एक ही है, बायोलॉजी में बनाना है डायग्राम जितना भी छोटा नंबर हो, केमिस्ट्री में देना है इक्वेशन जितना भी छोटा नंबर हो, फिजिक्स में करना है कैलकुलेशन, लिखना है इक्वेशन, करना है सावधानी से कैलकुलेशन। यही है फिजिक्स का फंडा। तो बता दिया बायो के आंसर्स कैसे देना है। सिमिलरली 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो आए हैं, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो जितने भी बड़े बिग गन्स है ना, 15 मार्क्स के हो, 8 मार्क्स के हो, 4 मार्क्स के हो, सबके सब प्लांट बायोलॉजी से आ रहे हैं। ह्यूमन बायोलॉजी इज ओवररेटेड, उससे जितने क्वेश्चंस थे 8 साल में सीजीपीएससी ने पूछ लिए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो आ रहे हैं कहीं ना कहीं प्लांट वाले बायोलॉजी से, रिप्रोडक्शन से, नर्वस सिस्टम से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, और इसके बाद 2-3 सालों बाद ये भी एक्सॉस्ट हो जाएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ये पेपर थोड़ा सा और ज़्यादा सिलेबस अपडेट होगा, आई डोंट नो, मे बी 5 years डाउन द लाइन। तो मेरा यही कहना है कि प्लांट जो बायोलॉजी है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स मेन स्टेप, देखिए इसका जो मेन स्टेप्स है ना, अब ये बोल रहा है मेन स्टेप और एक्सप्लेन स्टेप बोलता है ना, तो मैं वहां से दिखाता है कि भाई हवा खिंच रही है, पानी आ रहा है ना, इस प्रकार का सनलाइट पड़ रहा है, सूरज वूरज उगाना पड़ता है उसमें। लेकिन अभी मेन स्टेप बोल रहा है तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ही होते हैं मेन स्टेप, तो उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, अलग क्वेश्चन बन जाएगा। उससे जो इजी क्वेश्चन है रिलेटिवली जो मुझे अभी लग रहा है वो है मेल एंड फीमेल हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसका ना बहुत ही प्यारा सा आंसर बनता है जो आपको मैं लिख के बताता हूँ। अब ये 15 मार्क्स का प्ले ग्राउंड है, 19 लाइन दी गई है, यहाँ पे आप हार्मोन्स डाल दो, यहाँ पे हेडिंग साइड में डाल दो कि कॉमन हार्मोन्स क्या क्या है, फिर मेल स्पेसिफिक हार्मोन्स और फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन्स, नाम क्या है हार्मोन्स का, कौन सा ऑर्गन उसको सिक्रीट कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसके अंडर प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट होता है, ओवर प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। नेम, ऑर्गन, फंक्शन, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, कुछ भी लिखोगे ना बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 से 12 हार्मोन है, 10 से 12 हार्मोन लिख दिया तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। स्ट्रक्चरिंग बता दी चीज़ों की, अंदर कंटेंट डिलीवर करने का काम आपका है। मेरा काम है आपको बताना कि किस प्रकार से मैंने फॉर्मेट किया था और जिस प्रकार से आप भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कंटेंट हर किसी का अलग है, मेरा कंटेंट एट टाइम्स अलग हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर अपडेट हो जाते हैं और उस क्वेश्चन में एक नया डायमेंशन जुड़ जाता है। तो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे आपको लगेगा कि मेरा नोट्स शायद अच्छे नहीं है, मैं स्टार्टिंग से नोट्स बनाता हूँ, फिर से कोचिंग क्लास चले जाता हूँ, नीर सर से मांग लेते हैं उनके नोट्स, क्योंकि उनके नोट्स में ऐसा पुस्तक खुलते साथ एक दिव्य प्रकाश आता है और पूरा ज्ञान दे देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिव्य प्रकाश नहीं है, कोई दिव्य नोट्स नहीं है, दिव्य इम्प्लीमेंटेशन है। बस एक मैच्योरिटी है, एक स्ट्रैटेजी है और एक गेम प्लान है जो एग्जीक्यूट करना है वहां पे जाके उन 3 घंटों में। दैट्स इट, उतना ही है। उसी को गेम प्लान को आपको दिखाते हुए मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने भी है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से सब लोग आप मेहनत करते रहिए। कोई भी मेहनत करने के पहले अपने आप को पूछिए कि यार मेहनत में क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा, क्या एक स्मार्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं।
कुछ चीज़ अलग नहीं करनी है, बस उस 3 घंटे में आपको स्पेस और टाइम और स्ट्रेस मैनेज करना है, दैट्स इट। इतना ही करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टिक टू योर सोर्सेस, मेक कंसाइज नोट्स, इम्प्लीमेंट करिए, स्मार्ट रहिए टाइम और स्पेस मैनेजमेंट को लेके, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।